नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनाव की बात। और आज बात सबसे पहले अखिलेश यादव के नहले पर भाजपा के दहले की, क्योंकि जहां अखिलेश यादव गठबंधन कर छोटे दलों को जोड़ने में लगे हुए हैं, वहीं भाजपा ने सपा और बसपा में सेंधमारी कर एक साथ 10 नेताओं को अपने पाले में लाकर एक बड़ा दांव चल दिया है। यानी यूपी चुनाव में गुरिल्ला वॉर शुरू हो चुका है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, ये सेंधमारी और तेज होती जाएगी। सपा बसपा में भाजपा की सेंधमारी, दल बदलने की सियासत भारी। भाजपा ने दिखाया 10 का दम, सर्जिकल स्ट्राइक से विपक्ष बेदम। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग को फतेह करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का दौर तेज हो गया है। जहां अखिलेश यादव ने गठबंधन करने में दूसरे दलों को पीछे छोड़ दिया है, तो वहीं भाजपा ने सेंधमारी कर अपने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। क्योंकि अभी सपा और बसपा भाजपा की पहली और दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक से संभल भी नहीं पाए थे कि भाजपा ने 10 का दम दिखाते हुए सपा, बसपा और कांग्रेस के खेमे में फिर खलबली मचा दी। इस लिस्ट में पहला नाम है जय नारायण तिवारी का, जो पूर्व मंत्री हैं, जो एक ब्राह्मण चेहरा भी हैं और सुल्तानपुर जैसे इलाकों में अच्छा प्रभाव रखते हैं। विजय मिश्रा का दूसरा नाम है, जो गाजीपुर सदर सीट से विधायक रह चुके हैं, साथ ही अखिलेश सरकार में मंत्री भी थे। लेकिन अब इनका मन भाजपा से मिल गया है। ब्राह्मण वोट को साधने में लगी सपा के लिए ये बड़ा झटका है। वहीं धर्मेंद्र पांडे भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्नाव के रहने वाले हैं और बसपा से 2 बार प्रत्याशी रह चुके हैं। इस लिस्ट में राम शिरोमणि शुक्ला का नाम भी है, जो कांग्रेस के ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे, लेकिन ये पहले भाजपा के विधायक रह चुके हैं, यानी एक बार फिर से भाजपा में लौट आए हैं। मनोज दिवाकर, जो बसपा के कानपुर मंडल के पूर्व सेक्टर प्रभारी रहे हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव में बसपा की तरफ से प्रभारी भी रह चुके हैं। इस लिस्ट में एक नाम जगदेव का भी है। जाटव समाज से आने वाले और बसपा में कई पदों पर रहने वाले जगदेव भी हाथी की सवारी छोड़ कमल के पाले में चले गए। वहीं मदन गौतम की बात करें तो औरैया से सपा और बसपा के टिकट पर लड़ते हुए 3 बार विधायक रह चुके हैं। कुंवर अभिमन्यु प्रताप सिंह, इनके परिवार के कई लोग विधायक रहे हैं। अशोक कुमार सिंह पूर्व IAS सेवानिवृत्त होकर भाजपा ज्वाइन की है। अखिलेश वर्मा, जो लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर में कई संस्थान चलाने वाले बड़े व्यापारी हैं। समाज के प्रतिष्ठित लोग जो समाज में नेतृत्व करते रहे पिछले 25-30 सालों से, उन परिवारों के लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। आपके शामिल होने से पार्टी को समाज में प्रतिष्ठा दिलाएंगे, जिसके कारण पार्टी का भी कद बढ़ेगा और पार्टी का कद बढ़ेगा तो देश का कद बढ़ेगा। जब भी किसी भी व्यक्ति के चिंतन में केरल का विषय आएगा, जम्मू कश्मीर का विषय आएगा, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही दिखाई पड़ती है। केवल एक विषय कि देश की सीमाओं की सुरक्षा और देश के प्रत्येक कोने में विकास की रोशनी पहुंचाने का काम कोई कर रहा है, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार। देखिए, ये विजय मिश्रा जी पूर्व मंत्री हैं, इधर जय नारायण सुल्तानपुर, जय नारायण तिवारी जी हैं पूर्व कैबिनेट में 3 सरकारों में मंत्री रहे। हर बार आपने बीजेपी सरकार को समर्थन दिया, आज खुद बीजेपी में आ गए। हाँ, आ गया। उस समय समर्थन दिया था, आज आ गया। लेकिन आपने देरी नहीं कर दी। देखिए, देरी और सुबेर का सवाल नहीं है। चेंज इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। परिवर्तन होना चाहिए, नहीं तो जंग लग जाती है। शिरोमणि जी, आप तो प्रतापगढ़ से आते हैं, कहते हैं कि प्रमोद तिवारी का गढ़ है, राजा भैया का गढ़ है, आप कांग्रेस में रहे हैं, प्रियंका गांधी इतनी एक्टिव हैं और आप बीजेपी में आ गए। देखिए, जनता को चाहिए विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, केवल भाजपा ही दे सकती है। जिन 10 नेताओं ने भाजपा का दामन थामा, उनमें 4 ब्राह्मण हैं, जबकि 2 अनुसूचित जाति के बड़े चेहरे। मतलब ब्राह्मण वोट के साथ साथ भाजपा ने दलित वोट को भी साधते हुए सपा, बसपा और कांग्रेस का खेल खराब करने की कोशिश की है। लेकिन ये कोशिश यहीं रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जब से लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भाजपा की ज्वाइनिंग कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तब से लगातार सपा और बसपा के नेताओं को
भाजपा के पाले में लाया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या दूसरे दलों से आए नेता भाजपा को जीत दिला पाएंगे? लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट ABP गंगा। और बात अखिलेश यादव के 12वें खिलाड़ी की, क्योंकि अब तक अखिलेश यादव कोई 11 दलों से हाथ मिला चुके हैं, लेकिन आखिरी वक्त पर कोई खिलाड़ी धोखा न दे, इसके लिए अखिलेश की तलाश लगातार जारी है। और इस जारी तलाश के बीच आज अखिलेश की एक मुलाकात चंद्रशेखर आजाद के साथ हुई, जिसके बाद दोनों के गठबंधन की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि क्या चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव के 12वें खिलाड़ी बनेंगे। मुलाकातों का दौर जारी, कौन किसका साथी? अखिलेश से मिले चंद्रशेखर, आजम से मिले शिवपाल। यूपी की चुनावी जंग में अब 3 महीने से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन ये वक्त भी ना बीत जाए उससे पहले राजनीतिक दल अपनी अपनी जगह बना लेना चाहते हैं और इसके लिए मेल मिलाप और मुलाकातों का दौर जारी है। क्योंकि रविवार को यूपी में 2 बड़ी मुलाकात चर्चा में रही, क्योंकि गठबंधन को लेकर जहां एक मुलाकात लखनऊ में अखिलेश यादव और चंद्रशेखर के बीच हुई, वहीं दूसरी मुलाकात सीतापुर जेल में शिवपाल यादव और आजम खान के बीच हुई। लगातार छोटे दलों को साथ लेकर चल रहे अखिलेश यादव की कोशिश चंद्रशेखर के जरिए 21% दलितों को अपने पाले में लाने की है, क्योंकि मायावती के बाद चंद्रशेखर दलितों के नेता के तौर पर सामने आए हैं। लेकिन सपा के साथ चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी का गठबंधन होगा यह भी साफ नहीं हुआ। मुलाकातें होती रहेंगी, तो जब तक कुछ फाइनलाइज नहीं हो जाता मैं ऐसी मुलाकात को मुलाकातें नहीं मानता। पार्टी ने ये तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम लोग गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। इसी कड़ी में हम सभी लोगों से मिल रहे हैं। अब मुलाकातें तो पहले भी हुई हैं, आगे भी होंगी, लेकिन जब तक कोई ठोस बात नहीं हो जाती, तय नहीं हो जाता, तब तक मैं इस पे कोई ज्यादा बात आप लोगों के सामने नहीं रख सकता हूँ। और अब दूसरी मुलाकात की बात करते हैं, जिस पर लखनऊ के नेताओं की नजर बनी रही, क्योंकि शिवपाल यादव आजम खान से मिलने सीतापुर जेल पहुंचे, जहां करीब 1 घंटे तक दोनों की मुलाकात हुई। आजम खान सपा के कद्दावर नेता हैं, लेकिन लंबे समय से जेल में बंद हैं। ऐसे में शिवपाल आजम खान से मुलाकात करके एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। आजम खान से आपसे मुलाकात हुई तो क्या चर्चा हुई, किस बात को लेकर चर्चा हुई? चुनाव के बारे में है, चुनाव के बारे में यही है कि सब लोग एक हो जाओ। जी जी, पूरा समाजवादी परिवार एक हो जाए। गौरतलब है कि अब तक अखिलेश यादव करीब 11 दलों के साथ हाथ मिला चुके हैं, लेकिन शिवपाल भी साइकिल पर सवार होंगे ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। लेकिन अखिलेश जी तो अंदर हाथ नहीं बढ़ा रहे ना, क्या बताएं, कुछ बताएं। आप काफी प्रयास कर रहे हैं, छोटे छोटे दलों से वो समझौता कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ वो मुखातिब नहीं हो रहे हैं। अब ये रणनीति का हिस्सा है, आपको नहीं, अब कुछ दिनों का इंतजार करो, सब सामने आ जाए। लेकिन इन दोनों ही मुलाकातों को देखें तो सबका कनेक्शन अखिलेश यादव से ही है, क्योंकि जिस गठबंधन की बात चंद्रशेखर खुलकर ना कह रहे हो वो भी अखिलेश से जुड़ा है, और शिवपाल जिस सवाल पर रणनीति का फॉर्मूला मारकर बात घुमा गए वो भी। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या आने वाले दिनों में ये मुलाकातें अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगी, क्योंकि रास्ते भले ही सबके अलग हों, लेकिन मंजिल सबकी लखनऊ ही है। ब्यूरो रिपोर्ट ABP गंगा। मिशन भस्मासुर की, क्योंकि सौगात और विकास की झड़ी लगा रहे मुख्यमंत्री योगी ने माफिया को भस्मासुर बताते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। योगी ने माफिया को शेयर देने का आरोप यूपी की पुरानी सरकारों यानी सपा और बसपा पर लगाया है। अब सवाल बड़ा है कि क्या भस्मासुर वाली गूंज पूरे चुनाव में सुनाई देगी, क्योंकि योगी जहां जा रहे हैं माफिया को शेयर देने पर वो विपक्ष को ललकार रहे हैं। भाइयों बहनों, ये जितने माफिया हैं ये सब भस्मासुर हैं, भस्मासुर। गोरखपुर एम्स तैयार, अगले महीने का इंतजार।
स्वयं एम्स जिसके लिए दिल्ली जाना होता था वो गोरखपुर में ही आ गया है। योगी का प्रहार, माफिया बुलडोजर पर आर पार। ये माफियाओं पर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? उत्तर प्रदेश में जीत का परचम लहराने के लिए भाजपा ने विकास और सौगात की झड़ी लगा दी है और अब यूपी चुनाव से पहले भाजपा गोरखपुर एम्स का उद्घाटन कर एक बड़ा दांव चलने वाली है, क्योंकि अगले महीने पीएम मोदी गोरखपुर एम्स का उद्घाटन करेंगे। ये ऐलान खुद सीएम योगी ने किया है। गोरखपुर में तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की स्थापना हुई है और साथ साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का भी स्वयं एम्स जिसके लिए दिल्ली जाना होता था वो गोरखपुर में ही आ गया है। गोरखपुर में अगले महीने प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। गोरखपुर एम्स से यूपी का हेल्थ सिस्टम तो बदलेगा ही, लेकिन क्या इससे जनता का मूड भी बदलेगा? क्योंकि सीएम योगी का दावा है कि पिछले 5 सालों में 33 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। भाइयों बहनों, 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेज बने थे और पिछले 5 वर्ष के दौरान भारत सरकार की मदद से प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हम लोग 33 नए मेडिकल कॉलेज वर्तमान में बना रहे हैं। 33। सीएम योगी यहीं नहीं रुके, उन्होंने माफिया पर चल रहे बुलडोजर और 5 साल में एक भी दंगा न होने की बात कहते हुए विपक्ष पर जमकर प्रहार भी किया। 4.5 वर्ष में आपने प्रदेश के अंदर कोई दंगा देखा? आज प्रदेश में दंगा नहीं हो सकता। जिन्होंने व्यापारियों से फिरौती वसूल करके खूब धन संपदा अर्जित कर दी थी, आज जब उनकी इस अनैतिक और अवैध संपत्ति पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चल रहा है, भाइयों बहनों, ये जितने माफिया हैं ये सब भस्मासुर हैं, भस्मासुर। और इन भस्मासुरों को जो भी पालेगा वह अपने विनाश का रास्ता ही तैयार करेगा और इनको कभी भी प्रश्रय नहीं दिया जाना चाहिए। और भस्मासुर को भी प्रश्रय देने वाले लोग भी महाभस्मासुर हैं। तो सपा बसपा की सरकार के समय जैसे चीनी मिलें बेच दी गई थी, ऐसे मेडिकल कॉलेज को लोग बेच चुके होते हैं। मतलब एकदम साफ है, सीएम योगी विपक्ष को हर मोर्चे पर खुली चुनौती दे रहे हैं। अब विपक्ष इस पर क्या जवाब देगा, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बुंदेलखंड के विकास पथ की, क्योंकि 22 में जीत के लिए भाजपा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जल्द उद्घाटन करने वाली है। इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन अगले महीने के आखिरी हफ्ते में प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। जानकारों की माने तो इससे पूरे बुंदेलखंड की दशा और दिशा बदल जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे चुनाव की दिशा भी बदलेगी? रिपोर्ट देखिए। पूर्वांचल के बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की उड़ान पीएम मोदी करेंगे दिसंबर के आखिरी हफ्ते में उद्घाटन। बुंदेलखंड को मिलेगी एक नई पहचान। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद अब भाजपा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जरिए यूपी चुनाव में अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलने वाली है। अगले महीने पीएम मोदी जिन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने वाले हैं, उनमें सबसे बड़ा नाम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का है, जिसका 80% काम पूरा हो चुका है और बाकी का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। 24 महीने भी नहीं हुए हैं, जबकि एक प्रोजेक्ट की टाइमलाइन 36 महीने की है, लेकिन इसको एक्स्ट्रा फास्ट करके हम लोग तेजी से करा रहे हैं। पूरा प्रोजेक्ट का 80% काम पूरा हो गया, 80 से ज़्यादा पूरा हो गया। कोशिश हमारी है कि अगले 1 महीने में इसको जितना जल्दी हो सकते कर ले, और जो मेन कैरेजवे है उसकी मुख्यमंत्री जी का ये है कि उसको हम लोग शुरू करें। यही देखने के लिए यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बुंदेलखंड का औचक निरीक्षण किया, जहां वो बारी बारी से बांदा, चित्रकूट और जालौन पहुंचे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे योगी सरकार का मेगा प्रोजेक्ट है, साथ ही बुंदेलखंड की बदहाली को दूर करने का रामबाण इलाज भी है, क्योंकि इसके बनने से चित्रकूट से दिल्ली तक का सफर महज 5 से 6 घंटे में पूरा होगा।
साहब और सभी सीनियर ऑफिसर्स थे, उनके साथ हम लोग ने अपने सीनियर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के सीनियर ऑफिसर्स के साथ रिव्यू किया। हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इसका जो है सड़क का काम पूरा हो जाए और लोगों को इसका लाभ मिलने लगे। चित्रकूट से दिल्ली 5 से 6 घंटे में लोग पहुंचने लग जाएं। 297 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड को राजधानी दिल्ली से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के साथ सीधे लिंक किया जाएगा, जिससे देश के पिछड़े इलाकों में गिने जाने वाला बुंदेलखंड क्षेत्र विकास की तमाम संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा। साथ ही इसे झांसी में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर से भी जोड़ा जाएगा ताकि रोजगार के नए अवसर पैदा हो सके। मतलब इस एक्सप्रेसवे के जरिए बुंदेलखंड की खुशहाली की एक नई कहानी लिखी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि अगले महीने के आखिरी हफ्ते तक क्या ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पूरा हो पाएगा या फिर चुनावी मौसम में उद्घाटन की सिर्फ रस्म अदायगी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। टेट की अग्नि परीक्षा की, जिसके लीक होने पर कई सारे सवाल खड़े हो गए, क्योंकि जिस पेपर से भविष्य के शिक्षक तैयार होते वो होने से पहले लीक हो गया और अब इस लीक हुए पेपर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जंग छिड़ गई है। लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर इतने इंतजाम होने के बाद भी ये पेपर लीक कैसे हुआ। इतनी मेहनत से हम लोग तैयारी करते हैं और पेपर अच्छा होने के बाद कैंसिल हो जाता है। तो हम अभ्यर्थियों का क्या होगा? हम तो इसीलिए परेशान, आखिर पेपर आउट कैसे हो गया। टीईटी पेपर को लेकर उठे सवाल। सीसीटीवी सर्विलांस के बाद भी कैसे लीक हो गए पेपर। यूपी टीईटी के पेपर लीक को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो गए कि आखिर इतने चाक चौबंद इंतजाम के बाद भी पेपर लीक कैसे हो गए, क्योंकि पहली बार टीईटी में लाइव सीसीटीवी सर्विलांस की व्यवस्था की गई थी। इसका मकसद हर हाल में बिना नकल के परीक्षा कराना था, लेकिन घंटे भर के अंदर इस दावे की धज्जियां उड़ गई। जो पेपर निगरानी में रखा गया था वो होने से पहले ही आउट हो गया, जिसके बाद टीईटी के पेपर को रद्द कर दिया गया। कल रात देर रात ये बात आई कि सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह की खबर लगी, तभी एसटीएफ एक्टिव हो गई और काफ़ी लोगों को चिन्हित किया गया। सर, निजी कंपनी के खिलाफ भी कोई जांच हो रही है? नेचुरली जब जांच होगी तो सभी चीज़ें देखी जाएंगी कि किस स्तर से हुआ है। क्या ब्लैकलिस्ट भी की जा सकती है वो कंपनी जिसने ये गड़बड़ी की है? अब जैसी जांच में स्थिति आएगी तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन पेपर रद्द होने के बाद अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें सामने आई उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि टीईटी का पेपर देने आए छात्र दूर दूर से पहुंचे थे, लेकिन जब वो सेंटर पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि एग्जाम रद्द कर दिया गया है। फिर क्या था, बवाल मच गया। जिन बच्चों ने पढ़ाई की थी उनकी मेहनत शिक्षा के दुश्मनों ने चंद पैसे के लालच में खराब कर दी। सर, वो वाली बात नहीं कि दोबारा परीक्षा हो जाएगी, लेकिन हम बहुत उम्मीद लेके एग्जाम देने आए और वो एग्जाम ना हो तो जो तैयारी कर रहा है ना, दिल से उस स्टूडेंट से पूछो कि उसने क्या खोया है आज के दिन। टीईटी के पेपर को लेकर सीएम योगी भी एकदम सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने पेपर लीक करने वाले गुनहगारों पर सख्त एक्शन लेने की बात कही है। जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं।